चैप्टर 70। अब आगे। नत्तू बोली, जब मुझे लगेगा कि मेरी बेटी शादी के लिए रेडी है। देव अपने मन में सोचने लगा, अब तुम्हें कौन बताए कि तुम्हारी बेटी तो कब से रेडी है। डाइनिंग हॉल में ताजे फूलों की महक, रसोई से उठती पराठों और इलायची वाली चाय की खुशबू, और उस सब के बीच गीता आंटी की आवाज, मिस्टर वशिष्ठ, नाश्ता तैयार है। विराज अखबार रखते हुए बोले, ठीक है, सबको बुला दो। तभी बाहर से एक कार के ब्रेक की आवाज आई। गीता आंटी ने झांक कर देखा, लगता है अनवर बाबू आ गए। विराज के चेहरे पर मुस्कान आई। अरे अनवर बेटा, कैसे हो। उन्होंने उठकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा खुला और सामने वही जाना पहचाना चेहरा, चमकती आंखें, हंसमुख अंदाज, कंधे पर बैग टांगे हुए अनवर, जिसकी मौजूदगी से घर का माहौल हमेशा बदल जाता था। अंकल। वो आगे बढ़ा, विराज के गले लग गया। कैसे हैं आप। हम अच्छे हैं बेटा। विराज ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तू बता, तू कैसा है। चेहरा तो पहले से और चमक रहा है। आपकी आशीर्वाद से, अनवर ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। वैसे मैं आया तो सिर्फ अपनी दी को लेने। विराज ने हंसते हुए कहा। वो ऊपर है, तैयार हो रही है। चल अंदर बैठ। सीढ़ियों से उतरती हुई अनवी दिखाई दी, हल्के गुलाबी सूट में, बालों को खुला छोड़े हुए, चेहरे पर वही शांत आत्मीयता जो हर दिल को सुकून देती थी। जैसे ही अनवी ने अपने छोटे भाई को देखा, उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। अनवर, दोनों की आवाजें एक साथ गूंजी। अगले ही पल अनवर दौड़कर आया और अपनी दी से लिपट गया। वो आलिंगन किसी औपचारिक मुलाकात का नहीं था, वो उन अनकहे एहसासों का संगम था जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं। दी, आप कैसी हैं। उसकी आवाज में सच्ची चिंता थी। अनवी मुस्कुराए, आंखों में हल्की चमक थी। तुझे कैसी देख रही हूँ। अनवर ने उसे सिर से पांव तक देखा, फिर चुटकी ली। हैप्पी, बहुत हैप्पी। वैसे जीजू कहाँ हैं, कहीं अब भी सो रहे हैं क्या। अनवी ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, वो बस कपड़े बदल रहे हैं, आते ही होंगे। अनवर ने हंसते हुए कहा। वैसे दी, जीजू को देखकर तो मुझे पूरा भरोसा हो गया कि आपकी लाइफ अब कॉमेडी और ड्रामा का मिश्रण बन चुकी है। अनवर, अनवी ने उसे हल्के से सिर पर मारा। तू ना बिल्कुल नहीं बदला। और आप भी नहीं, अनवर ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। अब भी वही दी जो मुझसे नाराज होने का नाटक करती हैं, और फिर 5 मिनट बाद चॉकलेट खिला देती हैं। वो दोनों हंस पड़े। इतने में गीता आंटी ट्रे लेकर आई। सर, आप क्या लेंगे, चाय, कॉफी या ग्रीन टी। अनवर ने हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं आंटी, मैं कुछ नहीं लूंगा। मैं अपनी दी को बस अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। गीता मुस्कुराई। इतनी जल्दी भी क्या है बेटा, थोड़ा घर का नाश्ता कर लो। विराज ने भी उसी समय कहा। हाँ अनवर, अपनी दी को ले जाना है तो ले जाओ, पर कम से कम नाश्ता तो कर लो। अनवर ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। नहीं अंकल, आज थोड़ा जल्दी पहुंचना है, हवेली में सब इंतजार कर रहे होंगे। विराज ने हंसते हुए कहा। अरे भाई, हवेली तो भागी नहीं जा रही। तू बैठ, पहले कुछ खा ले। अनवी ने सिर हिलाया। डैड सही कह रहे हैं, पहले बैठ, कुछ खा ले फिर चलते हैं। अनवर बैठ गया, पर उसकी नजरें अब भी इधर उधर घूम रही थी। शुभ अब नीचे आ चुका था, सफेद शर्ट और डेनिम में, हल्की सी मुस्कान लिए। उसने अनवर के कंधे पर हाथ रखा। कैसे हो भाई। जीजू, बस दी को लेने आया हूँ, अनवर ने मजाक में कहा। सुना है आप उन्हें बहुत काम करवाते हैं। अरे नहीं, शुभ ने कहा। काम नहीं, उन्हें घर संभालना आता है। अब ये घर उन्हीं की वजह से घर बना है। विराज ने गौर से दोनों को देखा। एक बेटा, जो अब भी आधा बच्चा था, और एक बहू, जो धीरे धीरे उस घर की बेटी बन चुकी थी। गीता आंटी ने टेबल पर नाश्ता रखा। गरम पराठे, आलू की सब्जी, दही और फलों का जूस। सभी बैठ गए। अनवर ने पहला निवाला लिया। वाह आंटी, ये तो बहुत टेस्टी है। विराज ने कहा। बेटा, तू जितना बोलता है, उतना खा भी ले, वरना अनवी तुझे भूखा नहीं जाने देगी। अनवी ने मुस्कुराते हुए कहा। सही कहा डैड, मेरे घर से जो भी जाता है, उसे हमेशा तृप्त होकर ही जाना चाहिए। फिर तो दी, आज तो मुझे देर हो जाएगी। अनवर ने मुंह भरे हुए कहा। क्योंकि इतना अच्छा खाना देखकर तो कोई जल्दी जा ही नहीं सकता। सभी हंस पड़े। वो पल, वो माहौल एक छोटे प्यारे से परिवार की गर्माहट बिखेर रहा था। शुभ और अनवर के बीच भाई साले की खींचतान शुरू हो गई, और विराज अपने बच्चों को देख बस मुस्कुराते रहे। थोड़ी देर बाद अनवर ने घड़ी देखी। दी, अब सच में निकलना होगा, हवेली पहुंचने में टाइम लग जाएगा। अनवी ने सिर हिलाया। ठीक है,
माहौल में अचानक ठंडक सी आ गई जब मिष्टी अंदर आई। वो सफेद शिफॉन की साड़ी में थी, बाल खुले हुए, चेहरा हमेशा की तरह खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चुभन थी। वो चुप नहीं रह सकती थी। अरे वाह, मिष्टी ने दरवाजे के पास खड़ी होकर कहा, मुझे अब भी यकीन नहीं होता ये शादी हो कैसे गई। एक को जिम के सिवा कुछ सूझता नहीं, और दूसरे को गेम्स के सिवा कुछ आता नहीं। क्या जोड़ी है। गीता आंटी ने धीरे से कहा, मिष्टी। लेकिन मिष्टी की नजरें सिर्फ अनवी और शुभ पर थी, ठंडी पर तंज से भरी। अनवर ने प्लेट नीचे रखी और पूरी शालीनता से उसकी ओर देखा। आंटी जी, उसने बहुत सभ्यता से कहा, मेरी दी के जिम का ही कमाल है कि उनके पास आपकी उम्र से ज्यादा मेडल्स हैं। और जहां तक मेरे जीजाजी की बात है, वो गेम्स के अलावा और भी बहुत कुछ करते हैं। मैंने खुद देखा है। कमरा बिल्कुल खामोश हो गया। मिष्टी के चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। अनवर ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर आप इन दोनों के बारे में अच्छा नहीं बोल सकती, तो कम से कम बुरा भी मत कहिए। हर किसी की अपनी कहानी होती है, और हर रिश्ता किसी वजह से बनता है। शायद ये रिश्ता भी किसी वजह से ही बना है। विराज ने सिर झुकाकर मुस्कुराया। पहली बार किसी ने इतने सीधे शब्दों में मिष्टी को जवाब दिया था। मिष्टी ने होंठ भींचे, उसकी आंखें लाल हो उठी। बहुत समझदार हो गए हो तुम, वो धीरे से बोली, पर दुनिया इतनी सीधी नहीं जितनी तुम्हें लगती है, बेटा। अनवर ने कहा, हो सकता है, पर दी और जीजाजी के बीच जो रिश्ता है वो सच्चा है। वो सच्चा है, और सच्चाई को दुनिया की बातों से फर्क नहीं पड़ता। वातावरण में एक गहरा सन्नाटा उतर आया। मिष्टी बिना कुछ बोले अपनी जगह से उठी और बाहर चली गई। उसके कदमों की आहट धीरे धीरे सीढ़ियों में गुम हो गई। शुभ ने सिर खुजाते हुए कहा, भाई तू तो बड़ा डेंजरस निकला, तूने तो मिष्टी आंटी की बोलती बंद कर दी। अनवर ने मुस्कुराते हुए कहा, जीजाजी, मैं वही करता हूँ जो सही लगता है। अनवी ने पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा, चलो अब निकलते हैं। विराज ने कहा, ख्याल रखना अनवी। जी डैड, अनवी ने कहा। शुभ बोला, रात को मैं खुद लेने आऊंगा तुम्हें। कार के बाहर निकलते ही हवा में हल्की ठंडक थी। अनवी ने शीशे से पीछे मुड़कर देखा। विराज दरवाजे पर खड़े थे, शुभ ऊपर बालकनी से देख रहा था, और मिष्टी पर्दे के पीछे से किसी अनजाने दर्द के साथ झांक रही थी। वशिष्ठ मेंशन के उस शांत वातावरण में अनकहे रिश्तों की गूंज थी। चैप्टर 71। अब आगे। कमरा हल्की धूप में नहाया हुआ था। पर्दों से छनकर आती सुनहरी किरणें सोना के चेहरे पर पड़ रही थी। वो शांति से बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे कोई बच्चा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक हो। आज उसका चेकअप था। नेहा मासी ने सुबह से ही उसे तैयार कर दिया था। उसके बाल दो प्यारी सी चोटी में बंधे थे और गुलाबी फ्रॉक में वो सचमुच गुड़िया लग रही थी। अंश सोना के पास बैठा हुआ था। उसकी आंखों में एक झलक थी अपनापन की। कुछ ऐसा जो जिम्मेदारी से आगे बढ़ चुका था, जैसे वो सिर्फ एक देखभाल करने वाला नहीं, बल्कि किसी टूटी हुई आत्मा का सहारा बन गया हो। डॉक्टर निशी कमरे में आई। उनकी आंखों में ममता और पेशेवर गंभीरता दोनों थे। उन्होंने सोना की फाइल खोली, कुछ नोट्स देखे, और फिर मुस्कुराकर कहा, सोना, आज तो तुम बहुत स्मार्ट लग रही हो। सोना खिलखिलाकर हंसी, फिर अंश की ओर झुककर बोली, हीरो सोना। डॉक्टर बोली, सोना स्मार्ट है। अंश हंसी रोक न सका। हाँ, मेरी हीरोइन तो बहुत स्मार्ट है। निशी मुस्कुराई और स्टेथोस्कोप से सोना का चेकअप करने लगी। नब्स, पल्स, रेस्पिरेशन सब देख चुकी तो अंश की ओर मुड़ी। अंश, मुझे कहना होगा, सोना में बहुत सुधार है। पहले के मुकाबले अब वो ज्यादा शांत है, चीजें समझती है, और प्रतिक्रिया भी दे रही है। सोना ने जल्दी से पूछा, डॉक्टर आंटी, सोना ठीक हो रही है? अंश ने उसकी ओर झुकते हुए उसके बालों को सहलाया। हाँ, बिल्कुल, मेरी सोना तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। उसकी मासूम हंसी कमरे में गूंज गई। लेकिन तभी अंश ने धीरे से पूछा, सोना, तुम्हें याद है तुम्हारे मॉम डैड कैसे हैं? या उनका नाम? पहले तो सोना ने कुछ नहीं कहा। फिर अचानक जैसे किसी ने उसकी भीतर की नस को छू दिया हो, उसका चेहरा सख्त पड़ गया। मॉम, उसने दोहराया, और अगले ही पल उसका शरीर कांपने लगा। उसने अपने दोनों हाथों से आंखें ढक लीं, और कांपती आवाज में बोलने लगी, मॉम को मत मारो, मत मारो, मॉम को छोड़ दो, प्लीज। अंश का दिल सन रह गया। उसने तुरंत उसके हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सोना पीछे हट गई। उसकी सांसें तेज हो रही थी, आंखें किसी अदृश्य डर से चौड़ी, जैसे वो किसी पुराने खौफ को दोबारा जी रही हो। सोना, सोना शांत हो जाओ। निशी ने नजदीक जाकर उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से पैनिक में चली गई थी। उसने अंश को भी धक्का दे दिया और चिल्लाने लगी, नहीं, मैं नहीं देखना चाहती, मॉम को मत मारो।
अंश के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखें गीली हो आईं। उसने महसूस किया कि यह कोई खेल नहीं, बल्कि एक गहरा जख्म है, जो वक्त के साथ और भी गहराता गया है। निशी ने तुरंत अपने बैग से सिरिंज निकाली और एक हल्का ट्रैंक्विलाइजर इंजेक्ट कर दिया। कुछ ही सेकंड में सोना का शरीर ढीला पड़ गया। उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उसका सिर अंश की गोद में टिक गया। कमरे में बस सन्नाटा रह गया। अंश ने धीरे से कहा, मासी माँ, कुछ तो बहुत बुरा हुआ होगा। ऐसा रिएक्शन, ऐसे डर तो तब आते हैं जब किसी बच्चे ने अपनी आंखों से कुछ देखा हो। निशी ने गहरी सांस ली, फिर बोली, अंश, मैं यही सोच रही थी। संभव है कि उसके सामने उसकी मॉम के साथ कोई हादसा हुआ हो। वो दृश्य शायद इतना भयानक था कि दिमाग ने उसे ब्लॉक कर दिया, लेकिन डर वहीं रह गया, दबा हुआ। अंश की आंखें उस सोई हुई लड़की पर टिक गईं, जो उसकी गोद में अब मासूम बच्चे की तरह चैन से सो रही थी। मासी, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, उसके सामने उसकी फैमिली या अतीत की बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा, निशी बोली। अभी वो मानसिक रूप से बहुत नाजुक है। कोई भी पुरानी याद उसके दिमाग को झटका दे सकती है। उसे सिर्फ सुरक्षा और प्यार की जरूरत है। अंश ने सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी। मैं ध्यान रखूंगा। फिर उसने सोना को अपनी बाहों में उठाया। उसकी सांसों की गर्माहट अंश के सीने से टकरा रही थी। उस पल उसे महसूस हुआ, ये लड़की अब सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। बाहर बारिश की बूंदें गिर रही थीं। अंश कार में बैठा, धीरे धीरे सोना को लेकर घर की ओर चला गया। हर मोड़ पर, हर सिग्नल पर, वो बार बार शीशे में उसके शांत चेहरे को देखता रहा। कभी उसके माथे से बाल हटाता, तो कभी फुसफुसाता, तुम अब कभी अकेली नहीं हो, सोना। घर पहुंचकर उसने उसे धीरे से कमरे के बिस्तर पर लिटाया। लाइट्स मध्यम कर दी, फिर उसके माथे को चूमा। अब सो जाओ, सब ठीक है। सोना की उंगलियां अनजाने में अंश की शर्ट पकड़ ली। अंश वहीं उसके पास बैठ गया। रात धीरे धीरे बीतती रही, और उस कमरे में दो जिंदगियां अपने अपने दर्द से जूझती रहीं, पर एक दूसरे के साय में उन्हें पहली बार सुकून मिला था। जिंदल मेंशन। देविका की आंखों में आंसू थे, पर आवाज में जिद थी, वही जिद जो नत्तू की आंखों में देव ने सालों पहले देखी थी। टेरेस की ठंडी हवा चल रही थी, पर देव का माथा पसीने से भीगा हुआ था। देविका ने फिर से कहा, डैड प्लीज, आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे वेद से ही शादी करनी है। किसी और के साथ जिंदगी सोच भी नहीं सकती। वो देव का हाथ पकड़कर उसे जोर से हिलाने लगी। आप मम्मी से बात कीजिए ना, वो मान ही नहीं रही हैं। देव ने गहरी सांस ली, नजरें आकाश की ओर टिका दी, जैसे जवाब आसमान से गिर जाएगा। मन में सोचा, हे भगवान, ये दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं। एक जिद पे अड़ी है कि शादी नहीं होगी, दूसरी उसी जिद पे कि शादी इसी से होगी। अब मैं बीच में फंस गया हूँ। देव ने अपने को संयत करते हुए देविका के सिर पर हाथ रखा। ठीक है बेटा, मैं कुछ करता हूँ। देविका की आंखों में चमक आ गई। सच डैड, आप बात करेंगे मम्मी से? देव ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, लेकिन तू ये मत सोच कि सब एकदम आसान होगा। तेरी मम्मी को मनाना तो मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं। देविका ने होंठ काटते हुए कहा, मुझे मालूम है डैड, लेकिन आप ही उन्हें मना सकते हैं। आप ना सुपरहीरो हैं। देव मुस्कुरा दिया। हाँ, सुपरहीरो तो हूँ, पर तेरी माँ के सामने मेरी सारी सुपर पावर फेल हो जाती हैं। दोनों हंस पड़े, लेकिन उस हंसी के पीछे एक हल्की सी बेचैनी थी, आने वाले तूफान की। देव ने टेरेस से नीचे नजर डाली। नत्तू नीचे गार्डन में फोन पर किसी से बात कर रही थी, शायद शादी की कोई दूसरी बात। देव के मन में सवाल उमड़ा, क्या वो वेद को कभी स्वीकार करेगी, या इस घर में एक और जंग छिड़ने वाली है? उसने देविका की ओर देखा। जा बेटा, अब तू अपने रूम में जा। मैं आज ही तेरी मम्मी से बात करता हूँ। देविका ने झट से देव को गले लगा लिया। थैंक यू डैड, आई लव यू। देव ने उसकी पीठ थपथपाई। मुझे प्यार दिखा के काम निकाल लेती है, तू भी बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। देविका मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि आपकी दोनों फेवरेट हैं ना हम। देव ने बस पलके झपका दी। चैप्टर 72। अब आगे। चौधरी हवेली उस शाम किसी पुराने संगीत की तरह गूंज रही थी। दीवारों से पहचान की खुशबू उठ रही थी, और गार्डन की हवाओं में हल्का सा अपनापन तैर रहा था। सूरज पश्चिम के आकाश में ढल रहा था जब अनवा और अनवी की कार हवेली के बड़े फाटक से अंदर दाखिल हुई। 7 बज चुके थे। गाड़ी जैसे ही रुकी, दोनों ने देखा हवेली के गार्डन में लगभग सब लोग खड़े थे। सजे हुए दियों की कतारों के बीच परिवार के चेहरे किसी अनकहे इंतजार की झलक दिखा रहे थे। बस एक चेहरा वहां नहीं था, रत्ना देवी। अनवा ने हैरानी से गाड़ी से उतरते हुए कहा, अरे, सब यहाँ खड़े क्यों हैं?
अगर इतना इंतजार करना था तो गांव के बस स्टैंड तक ही आ जाते ना। सिमरन जी ने हल्की मुस्कान के साथ डांटने के लहजे में कहा। तू चुप कर, अनवर। तुझे क्या पता, जब बेटी घर से जाती है ना, तब उससे मिलने के लिए आंखें नहीं, पलकें बिछानी पड़ती हैं। हर आवाज पर लगता है कि वो लौट आई। अनवी के कदम भारी हो गए। हवेली की मिट्टी में कदम रखते हुए उसे याद आया, यही आंगन, यही सीढ़ियां और यही लोग कभी उसके अपने थे, और अब सब कुछ कितना अजनबी लग रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। सबसे पहले वह रणधीर चौधरी के सामने जाकर रुकी। उसकी आंखें नम थीं। वो झुककर उनके हाथ थामे हुए बोली, पर दादू, आप कैसे हैं? रणधीर चौधरी के झुर्रियों भरे हाथ कान पे, लेकिन उन्होंने स्नेह से अनवी के सिर पर हाथ रखा। ठीक ही हूँ बेटा, उन्होंने धीमे से कहा, बस तू ठीक रहना। अनवी ने आंखें झुका ली। फिर वो आगे बढ़ी, राज चौधरी और सिमरन जी के गले लगी। सिमरन जी की आंखें छलक आईं। तू आई तो सही, उन्होंने कहा, बस अब बार बार आती रहना। अनवी ने हल्की मुस्कान दी, हाँ माँ, अब बार बार आऊंगी। फिर उसने एक एक कर सबका आशीर्वाद लिया, नीति जी, संदीप जी, निशी और छोटे बच्चों तक। हर कोई अनवी को देख जैसे सालों बाद किसी अधूरी तस्वीर को पूरा होते देख रहा था। आखिर में वह रुकी, आशी और करण के सामने। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी। ये वही दो चेहरे थे जिनसे वो वर्षों से नजरें नहीं मिला पाई थी। वो नीचे देखते हुए धीमी आवाज में बोली, मॉम, डैड, सॉरी, मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं बन पाई। हवेली का माहौल जैसे एक पल को थम गया। आशी और करण ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों ने एक साथ आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। पगली, करण बोले, तू हमारी अच्छी बेटी है, आगे से ऐसा मत कहना कभी। आशी की आंखों से आंसू टपक पड़े, बेटा, रिश्ता अगर सच्चा हो तो गलती से भी नहीं टूटता। अनवी का गला भर आया। उसके अंदर सालों से दबा हुआ पछतावा और अपनापन एक साथ बाहर फूट पड़ा। वो दोनों के गले लगकर रो पड़ी। उस रोने में माफी थी, प्यार था, और सबसे बढ़कर घर लौट आने की राहत थी। अनवर एक तरफ खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था। उसने धीरे से कहा, अब सब ठीक है, लेकिन इस मिलन की गर्मी के बीच भी हवेली की हवाओं में एक सर्द लहर थी। वो रत्ना देवी की गैरहाजिरी थी। सिमरन जी ने अनवर की ओर देखा। वो ऊपर मंदिर में हैं, शायद नीचे नहीं आना चाहती। अनवी ने सिर झुका लिया, मुझे उनसे मिलने जाना होगा। सभी ने चुपचाप उसे जाने दिया, जैसे हवेली की हर दीवार भी उसकी वापसी का गवाह बनना चाहती थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी। हर कदम के साथ उसके अंदर की धड़कन तेज होती गई। दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा, रत्ना देवी पूजा की थाली लिए बैठी थी। दिए की लौ उनकी आंखों में पड़ रही थी, लेकिन चेहरा किसी अनकहे दर्द से भरा था। दादी, अनवी ने धीमे से कहा। रत्ना देवी ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, आ गई तू? हाँ दादी, सिर्फ मिलने आए हैं या रहने भी? उनकी आवाज में नफरत नहीं थी, बस कुछ ऐसा था जो समय ने सिखाया था, एक चुप्पी जो बहुत कुछ कहती थी। अनवी ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। रहने का वादा तो नहीं कर सकती, पर कोशिश जरूर करूंगी कि अब फिर से इस घर का हिस्सा बन जाऊं। रत्ना देवी की आंखों में एक पल के लिए चमक आई, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस पूजा की थाली उसके हाथों में थमा दी और बोली, अगर सच में लौट आए है तो इस घर की दिया खुद जलाना, ताकि सबको यकीन हो जाए कि अब अंधेरा नहीं रहेगा। अनवी ने थाली ली, आंखें बंद की, और वो दिया जलाया, जो सालों पहले बुझ गया था। नीचे आंगन में सब खड़े थे। जब अनवी लौटी तो उसके चेहरे पर वही सुकून था जो किसी लंबे सफर के बाद मंजिल पाकर मिलता है। रणधीर चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो हवेली फिर से अपनी लग रही है। और सच में, उस शाम चौधरी हवेली के हर कोने में फिर से रिश्तों की रोशनी जल उठी थी। लेकिन किसे पता था, इस रोशनी के पीछे अतीत के कुछ साए भी अब धीरे धीरे लौटने वाले हैं। लिविंग एरिया में चारों ओर गुनगुनाती सी शाम थी। पुराने झूमर की हल्की रोशनी में सबके चेहरे चमक रहे थे। अनवी बीच में सोफे पर बैठी थी और उसके चारों ओर चौधरी परिवार के लोग वैसे ही जमा थे जैसे किसी अपने की लंबी जुदाई के बाद स्वागत करने को बैठे हों। नीति सबसे पहले आगे आई। उसकी आंखों में सच्ची जिज्ञासा और थोड़ी चिंता थी। वो बोली, हाय हाय अनवी, शुभ तेरे साथ अच्छे से तो रहता है ना? इस घर में तुझे कोई परेशान तो नहीं करता? अनवी हल्का सा मुस्कुराई। उसने धीरे से सिर हिलाया और बोली, छोटी दादी, कोई मुझे परेशान नहीं करता। सब बहुत अच्छे हैं मेरे साथ। उसकी आवाज में अपनापन था, मगर उसके लहजे में वो परिपक्वता भी झलक रही थी जो शादी के बाद धीरे धीरे किसी लड़की में आ जाती है। सिमरन जी, जो अब तक सबको शांत होकर देख रही थी, अपनी जगह से उठी और अनवी के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया।
उनकी आंखों में वही ममता थी जो एक माँ तब दिखाती है जब बेटी की आंखों में नया घर और नई जिंदगी के सवाल हों। वो बोली, अन्वी बेटा, शुरुआत में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, हर घर में, हर रिश्ते में, लेकिन धीरे धीरे सब सुलझ ही जाता है। बस कोशिश करना कि उस घर के लोगों को समझो, उनका स्वभाव जानो। रिश्ते निभाने के लिए वक्त और सब्र चाहिए। अन्वी ने उनकी बात ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, जी बड़ी दादी, मैं कोशिश कर रही हूँ। कमरे में एक हल्की सी गर्माहट फैल गई। सबके चेहरों पर सुकून था, जैसे किसी ने मन की गांठ खोल दी हो। नीति ने मजाक के अंदाज में कहा, वैसे अन्वी, तेरी तस्वीरें देखकर तो लगा था तू तो शादी के बाद भी वही जिम वाली कड़क अन्वी ही है, लेकिन आज तो लग रहा है कि तू पूरी बहू बन गई। सब हंस पड़े। अन्वी ने भी हल्की हंसी के साथ कहा, छोटी दादी, जिम में ट्रेनिंग लेना और घर संभालना दोनों अलग बातें हैं। अब तो मुझे किचन की ट्रेनिंग भी लेनी पड़ रही है। इस पर सिमरन जी हंसते हुए बोली, बस यही तो चाहिए बेटा, जो बेटी अपने मायके और ससुराल दोनों को बराबर अपनाए, वही घर को स्वर्ग बना देती है। राज चौधरी, जो अब तक अखबार के पीछे छिपकर सब सुन रहे थे, बोले, हमारी बिटिया को कोई सिखाएगा नहीं, ये खुद सिखाएगी सबको। बचपन से ही सबकी समझदार रही है। उनकी बात पर आशी ने हल्की मुस्कान दी। सही कहा पापा, लेकिन शादी के बाद हर बेटी के भीतर कुछ न कुछ बदल जाता है। अब हमारी अन्वी और भी शांत हो गई है। संदीप जी ने भी कहा, हाँ, मुझे तो लगता है कि अब ये घर की बड़ी बहुओं जैसी लगने लगी है। वो ठहराव आ गया है इसके स्वभाव में। अन्वी हल्का सा शर्मा गई। आप सब ऐसे तारीफ कर रहे हैं जैसे मैं कोई टॉपर हो गई हूँ, उसने कहा। सभी जोर से हंस पड़े। हवेली की हवा में हंसी और स्नेह का एक अदृश्य संगीत गूंज गया।